5 दिसंबर 1994 यूएसए, यूके, रशिया और यूक्रेन के लीडर्स एक मेमोरेंडम साइन करते हैं। ये था बुदापेस्ट मेमोरेंडम। इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग यूक्रेन देश में जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनको डिसमेंटल करना है। ये न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर के टाइम पे यूक्रेन में ही पोजीशन थे। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा तो जितने भी न्यूक्लियर पावर यूक्रेन में थे वो वहीं पर छूट गए, जिसमें 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 33 हैवी बॉम्बर्स थे और लगभग 1700 वॉरहेड्स यूक्रेन में ही छूट गए थे। और इन सारे वेपन के दम पर यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बन गया। और शायद कई सारे पावरफुल देश ये चाहते नहीं थे कि अभी एक नया नवेला बना देश इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। तो कोल्ड वॉर की सारी दुश्मनी और दोस्ती भुला करके सारे लोग मिलकर यूक्रेन को प्रेशराइज करने लगे कि वो इन सारे वेपन्स को डिसमेंटल कर दे। लेकिन इन सारे वेपन्स को डिसमेंटल करने के बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? इन सारे देशों के लीडर्स ने वादा किया कि वो यूक्रेन की फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना उसके लिए इजी कर देंगे और उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और इन वादा करने वाले देशों में से एक रशिया भी था। तो किसने कितनी हेल्प की और किसने कितनी गद्दारी? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर का पोजीशन होल्ड करने से लेकर के आज जिसके पास सीज फायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है, यहां तक का सफर अपने सबसे बड़े अलाय अमेरिका से लगातार डांट खाने के बाद अब यूक्रेन का फ्यूचर कैसा होने वाला है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जॉन मीयरशेमर ने 1993 में ही प्रेडिक्ट किया था यूक्रेन का एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट होना फ्यूचर में रशिया के एग्रेशन का एक निशाना बन सकता है। और ऐसा हुआ भी, जिसने अभी कुछ ही सालों पहले यूक्रेन की ही सिक्योरिटी का वादा करके बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन किया था। 2014 में रशिया ने खुद यूक्रेन को ही इन्वेड कर दिया और क्रीमिया का एरिया यूक्रेन से हड़प लिया। तो और जिन देशों ने वादा किया था जैसे कि यूएसए, यूके और फ्रांस, उन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की और मिलिट्री असिस्टेंट भी दिया, लेकिन उन्होंने जिसका वादा किया था कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करेंगे, वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। और शायद वेस्टर्न कंट्रीज का ये एक्शन पुतिन को एक ग्रीन फ्लैग दिखा दिया कि पुतिन अब कितना भी फुल फ्लैज अटैक कर सकता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को बस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंट देंगे या फिर फाइनेंशियल एड दे देंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने वाली। तो फिर रशिया ने 2022 में एक फुल फ्लैज अटैक कर दिया यूक्रेन पे। Ukraine is under attack by land, sea and air. The largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. The war has brought darkness to Ukraine. Ongoing war in Eastern Europe has severely impacted the world order. एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को क्रिटिसाइज किया। Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. We can never match the sacrifices and the bravery of the Ukrainian people. और यूक्रेन को फाइनेंशियल एड भी दिया और मिलिट्री असिस्टेंट भी, और उस पर सैंक्शन भी लगाए। Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble. लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी जिस चीज का वादा किया था उससे अभी ये लोग कोसों दूर थे और रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलती जा रही थी। प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट में आईसीजे ने अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया और खुद यही वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सरेंडर ना करने पर और सीज फायर ना करने पर मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हें वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तुम्हें मिलिट्री असिस्टेंट देंगे, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, बस तुम लड़ते रहो। रशिया ये जंग ज्यादा दिन तक के झेल नहीं सकता है और फिर खुद रशिया ही सीज फायर डील के लिए मेज पर आकर के बैठेगा। लेकिन शायद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को भी अंडर एस्टिमेट किया। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग अब भी जारी है। यूक्रेन देश का करीब 20% एरिया रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को तबाह कर दिया है। अब जहां जंग हो वहां बिजनेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बिजनेसमैन ने यहाँ पर एंट्री मारी, डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप ने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो, मैं ये जंग सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर रोक दूंगा। If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I would get that deal done within 24 hours. That war has to be stopped. और इसके क्लिप्स बना करके ट्रंप के फॉलोअर ने सोशल मीडिया पर इसे खूब वायरल किया
और ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत भी जाते हैं। 2025 में व्हाइट हाउस में वो फिर से एंट्री मारते हैं, लेकिन वो जंग को 24 घंटे के अंदर रुकवा नहीं पाते, क्योंकि ये जंग रुकवाना उससे कहीं ज़्यादा कठिन था जितना ट्रंप ने इसे सोच रखा था, सिर्फ एक बिजनेस डील के पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। कभी ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर कहते तो कभी एक नाकाम कॉमेडियन कह करके उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब ट्रंप की ये सारी ह्यूमिलिएशन टैक्टिक्स जो वो सामने वाले पर एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए करते हैं काम नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि देखो ज़ेलेंस्की कि तुम अपने देश के रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ जैसे कि लिथियम और सीरियम अगर हमको दे देते हो तो हम सीज फायर करा देंगे। एक तरफ रशिया जो कि पहले ही यूक्रेन का 20% तक का जमीन हड़प कर चुका है, जो रशिया यूक्रेन को वापस करने के लिए भी तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ देश के रेयर मिनरल्स को यूएसए लूटने में लगा हुआ है। ऐसे में एक कमजोर देश क्या करे जब उसे दो पावरफुल देश चारों तरफ से तबाह करने पर लगे हुए हों। ट्रंप को यूक्रेन या यूक्रेनियन लोगों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ रेयर मिनरल से मतलब है, और इसीलिए वो लगातार ज़ेलेंस्की पर प्रेशर भी बना रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बिना कुछ कहे सुने वो मिनरल डील पर आकर के साइन कर दे। और जो कुछ ट्रंप और पुतिन के बीच में बात हुई है, उन सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस में यूक्रेन को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस अमेरिका बुलाया जाता है। जब ज़ेलेंस्की अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो उन्हें मिनरल डील पर साइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की साइन करने से मना कर देते हैं। अब जो लोग 24 घंटे के अंदर जंग रुकवाने का गुणगान गा रहे थे, वो ज़ेलेंस्की का इतना साफ इनकार सुन करके आग बबूले हो जाते हैं और ज़ेलेंस्की पर और भी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस से पहले ही ज़ेलेंस्की की टीम ने उन्हें बताया कि ट्रंप की टीम आपको पूरी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी और वो आपको मजबूर करेंगे कि आप कुछ उल्टा सीधा बोलो जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी इस डील में कम से कम हो जाए। लेकिन आपको शांत रहना है और आपको कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ और सिर्फ मिनरल डील के आसपास ही बात करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। और शायद ज़ेलेंस्की ने इसका ख्याल भी रखा। काफ़ी देर तक ज़ेलेंस्की कॉन्फ्रेंस में बहुत ही शांति से बात कर रहे थे ताकि बात और ज़्यादा ना बिगड़े, लेकिन इससे ट्रंप की भक्त मंडली बहुत ही नाखुश थी क्योंकि उन्हें कुछ मसाला नहीं मिल रहा था। तो फैक्ट और सच्चाई क्या है, ये सारी चीज़ें एक कोने में छोड़ करके भक्त मंडली में से जेडी वैंस ने कहा कि अगर डिप्लोमेसी का यूज़ किया होता तो ये जंग शुरू ही नहीं होती। इस पर शायद ज़ेलेंस्की ने सोचा होगा कि बहुत टाइम हो गए, मैं चुपचाप बैठा हूँ, अब लगता है कि भक्त मंडली को ट्यूशन देने का टाइम आ गया है। वो थोड़ा आगे की तरफ लीन हुए और ज़ेलेंस्की ने बहुत ही सहजता के साथ जेडी वैंस से पूछा, व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। 2014 से लेकर के अब तक हमारे लीडर्स पुतिन से लगातार बात कर रहे हैं। 2014 से लेकर के 2022 के बीच में मैं भी कई बार पुतिन से बात किया, यहाँ तक कि मैंने खुद पुतिन के साथ एक सीज फायर डील की थी, लेकिन पुतिन ने उस डील को भी तोड़ दिया और फिर से उन्होंने 2022 में हम पर अटैक कर दिया। So Mr. Vance, what kind of diplomacy you are talking about? आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब तो खुद साक्षात ट्रंप के पास भी नहीं था, भक्त मंडली के पास क्या होता। जेडी वेंस ने कहा कि तुम अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स के सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन लोगों का ही इंसल्ट कर रहे हो। क्या आपका देश तबाह नहीं हो रहा है? क्या आप लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती नहीं कर रहे हैं? क्या आप प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं? इस पर ज़ेलेंस्की ने फिर से पूछ लिया कि मिस्टर वेंस, आप यूक्रेन कब आए थे और आपने कब देखा कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? और यहाँ से कॉन्फ्रेंस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भक्त मंडली ने तो ज़ेलेंस्की से ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ज़ेलेंस्की ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो जेडी वेंस ने लड़खड़ाते हुए कहा, टीवी पर देखा है मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने टीवी पर देखी हैं, और आप हमारे देश में आकर के हमको ही कैसे लेक्चर दे सकते हैं? और उस प्रेसिडेंट को आप कैसे लेक्चर दे सकते हैं जो आपके ही सीज फायर में आपकी मदद कर रहा है? आपने प्रेसिडेंट को थैंक यू भी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? फिर जेडी वेंस ने कहा, अच्छा ये सब छोड़िए, क्या आपके देश में प्रॉब्लम्स नहीं है? और लगता है कि इस टाइम तक ज़ेलेंस्की ने भी मूड बना लिया था कि आज भक्त मंडली की वो पूरी बजा के ही छोड़ेंगे। ज़ेलेंस्की ने फिर से पूछ लिया, क्या जो देश जंग में होता है उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है? जो भी देश जंग में होगा उसको ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। आज इन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं और हो सकता है कि कल इन प्रॉब्लम्स को तुम्हें फेस करना पड़े। व्हाइट हाउस में बैठ करके भक्त मंडली को ये जवाब देना आसान तो नहीं है। ट्रंप ने देखा कि ज़ेलेंस्की भक्त मंडली के खिलाफ लगातार 6 पे 6 मारे जा रहा है। ऐसा ना हो कि कल सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की और भक्त मंडली के क्लिप्स वायरल हो और ट्रंप का कहीं चेहरा ही ना दिखाई दे।
और फिर साक्षात ट्रंप ने ही अपने हाथों में माइक ले लिया और लाइव वहीं ज़ेलेंस्की को सारे न्यूज़ चैनल्स के सामने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा, तुम हमारे देश और हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाला कि हम कब क्या फील करेंगे और क्या नहीं फील करेंगे। और ये वो पॉइंट था कि भाषा की मर्यादा पार हो गई और कॉन्फ्रेंस एक रेसलिंग जैसे रोमांचक सीन में बदल गया। ट्रंप ने कहा, तुम्हारे पास खेलने के लिए अब कोई कार्ड नहीं है, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तभी तुम्हारी पोजीशन मजबूत होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं यहाँ कोई कार्ड खेलने नहीं आया हूँ, लेट्स बी सीरियस। इस पर ट्रंप और तिल मिला गए कि अभी तक मेरी बातों को मजाक समझ रहा था क्या। ट्रंप ने कहा कि तुम करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो, तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर का जुआ खेल रहे हो। और देखो ज़ेलेंस्की, इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता, और उसके लिए तुम्हें अपने ही देश के मिनरल्स हमारे हवाले करने होंगे। और बहस ऐसी ही चलती गई। उनके थैंक यू ना बोलने को लेकर के बहुत बड़ा इशू बनाया गया, यहाँ तक कि वो टी शर्ट पहन करके व्हाइट हाउस आए, इस पर भी कमेंट किया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब दो अलाइज के बीच में जब इतना झगड़ा होगा तो तीसरा बहुत खुश होगा, और रशियंस इस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ट्रंप ज़ेलेंस्की को बार बार याद दिलाते रहे कि हम तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो हम कह रहे हैं। ये किस तरह से यूक्रेन में सीज फायर कराएंगे, यूक्रेन के जितने भी रेयर मिनरल्स हैं उनको इनके हवाले कर दो, ये सीज फायर करा देंगे। एक तबाह और लूटे हुए देश को और भी लूटने की कोशिश की जा रही है। जब ट्रंप और उनकी भक्त मंडली ने ज़ेलेंस्की और उनकी टीम को बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से निकाला तो सारा का सारा यूरोप मानो यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया और उन्हें कहा कि यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ज़ेलेंस्की ने सबको थैंक यू भी कहा, जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं कहा था, ये उनकी शिकायत थी। और यूएस के इस रवैये को देख करके यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि उनके ख्याल में अब फ्री वर्ल्ड को एक नए लीडर की ज़रूरत है। उनके ख्याल में ट्रंप और उनकी भक्त मंडली अब वो लीडर का पोजीशन सही से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई सीज फायर नहीं चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीज फायर किस कॉस्ट पर मिलेगी। जो जंग यूरोप और अमेरिका की ही वजह से शुरू हुई और इतने लंबे समय तक भी इन्हीं की वजह से चल रही है, आज अमेरिका कह रहा है सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, अपने देश के रेयर मिनरल्स हमारे नाम पे कर दो और हम सीज फायर करा देंगे। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की इस कॉस्ट पर सीज फायर डील साइन करेंगे, या फिर यूएस कोई सीक्रेट ऑपरेशन कर दे और ज़ेलेंस्की को रिप्लेस कर दे अपने एक कोई पपेट से, फिर उसके बाद यूएस के खिलाफ कोई आवाज़ ही उठाने वाला नहीं होगा और आराम से वो पपेट मिनरल डील पर साइन कर लेगा और फिर सीज फायर आसानी से हो जाएगी। लेकिन ये देश पूरा लुट चुका होगा। अगर यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, यूएसए, इतने सारे कंट्रीज़ अगर यूक्रेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या यूक्रेन अगला इराक या सीरिया बनने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो CIA के एक सीक्रेट ऑपरेशन पर बनाया है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक कर करके देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।